अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। इस लेक्चर में हमें एसी थ्रू अ कैपेसिटर डिस्कस करना है। यानी एक कैपेसिटर में से जब एसी पास करती है, अल्टरनेटिंग करंट पास करती है, तो उसका क्या बिहेवियर होता है, उसमें पावर लॉस अगर होगा तो किस तरह से होगा, नहीं होगा तो किस तरह से होगा, ये सारी बातें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। उसकी फेज़ डायग्राम, उसकी वेव डायग्राम, ये सारी बातें इस वीडियो में आएंगी। तो यहाँ हमें ये देखना है कि इस केस को स्टडी करने के लिए हमें एक कैपेसिटर लेना है, उसको एक एसी सोर्स के साथ अटैच कर देना है, कनेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक एसी सोर्स है, ये कैपेसिटर उसके साथ कनेक्टेड है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो जैसे ही एसी स्विच ऑन होगा तो एसी का साइकिल स्टार्ट होगा और चार्ज इस कैपेसिटर पर आना शुरू हो जाएगा और वो कैपेसिटर Q इज़ इक्वल टू सी वी फार्मूला से दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ डीसी सोर्स की तरह नहीं होगा कि कंटिन्यूसली चार्ज इस तरह से आ रहा है और फुली चार्ज हो के थोड़ी देर में डीसी को ब्लॉक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कि हमारी एसी वोल्टेज यहाँ पर साइनोसाइडल वोल्टेज है, जो इस V इज़ इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी फार्मूला से गिवन होती है। तो जब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम इस Q के फार्मूला में पुट करेंगे तो Q आ जाएगा C इंटू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी हमारा चार्ज भी वोल्टेज की तरह साइन का फंक्शन हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू भी साइन डिपेंडेंट हो जाएगी। यानी जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पर आ रहा है वो भी एक सा नहीं होगा, उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो अभी हमें ये देखना है कि वो चेंजेस किस तरह से आएंगे। लेकिन एक बात यहाँ हमने देखी कि चार्ज भी साइन डिपेंडेंट है, वोल्टेज भी साइन डिपेंडेंट है। और अगर हम वोल्टेज और चार्ज को सिर्फ आपस में देखें तो दे आर इन फेस, वो इन फेस होंगे, यानी वो एक ही तरह से राइज करेंगे, फॉल करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को एलेबरेट करते हैं। जब पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल होगा तो शुरू में चार्ज, उसके पहले हिस्से में प्लेट्स पर चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करेगा। और इसके बाद साइकिल के अगले हिस्से में वही प्लस चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, लेकिन अब ये डिक्रीज़ हो रहा होगा, इधर प्लस चार्ज कम हो रहा होगा और इधर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा, क्योंकि हर आधे चक्कर के बाद आपको पता है कि डायरेक्शन बदल जाती है अल्टरनेटिंग करंट की। तो इसको मज़ीद अगर हम करंट की टर्म्स में देखें तो चार्ज हमने देखा कि इस वोल्टेज के अप्लाई करने से ये चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पर गया है और ये चार्ज डेफिनेटली उस सर्किट में से फ़्लो करके गया है। और अगर चार्ज फ़्लो करके गया है तो करंट बनी है, और करंट की वैल्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से होती है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिखें तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T हो जाएगा, और यहाँ से डेल्टा Q की जगह वैल्यू लिखें तो सी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। तो इसमें डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सी वी एम तो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये ऐसे ही आ जाएंगे, और साइन ओमेगा टी यहाँ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो इस हिसाब से इस पर जब ये डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपने याद रखना है कि ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी होता है। तो ये वैल्यू इसकी जगह यहाँ लिखें तो ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। और यहाँ से ही अगर हम इसकी मज़ीद एलेब्रेशन में जाएं तो इसको एक और टर्म्स में, आसान टर्म्स में लिखा जा सकता है कॉस ओमेगा टी को। हमें इस फार्मूला से हम फेमिलियर हैं कि साइन ए प्लस बी समटाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा होता है, ये मैथ्स का फार्मूला है। इसको लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा प्लस साइन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, या कॉस ए साइन बी। तो इसकी जगह हमारे पास यहाँ पर ए बी लिखा है मैंने, और यहाँ 90 प्लस ओमेगा टी अगर मैं लिख लूँ साइन 90 प्लस ओमेगा टी, तो ये साइन 90 काज ओमेगा टी हो जाएगा, और काज 90 साइन ओमेगा टी आ जाएगा। दरमियान में सिंबल वही है जो यहाँ आ रही है। तो इसमें अब ये हो गया कि ये कॉस 90 चूँकि ज़ीरो होता है, लिहाजा ये टर्म सारी ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ साइन 91 होगा तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और बाकी बचेगा कास ओमेगा टी। मतलब ये हुआ कि कास ओमेगा टी की जगह हम साइन ओमेगा टी प्लस 90 या 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं यहाँ पे।
तो ये जब लिखेंगे तो हमारे पास सी वी एम ओमेगा इंटू साइन 90 प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। तो इसको हम तकाबुल करेंगे वोल्टेज के साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कर लें कि आई की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी। हमें पता है कि आई की वैल्यू मैक्सिमम उस वक्त होगी जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब है कि ये सारा कुछ मिल के, ये जो एंगल हैं ये मिल के 90 बनाए, साइन 91 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी। और साइन की जो वैल्यू जब 1 हो जाए तो हमारी करंट मैक्सिमम हो जाएगी। और इस करंट को फिर मैक्सिमम लिखेंगे उस केस में, यानी आई नॉट लिख देंगे और ये आ जाएगी सी वी एम ओमेगा के बराबर। अब ये जो सी वी एम ओमेगा की वैल्यू आई नॉट हमने देखी मैक्सिमम करंट की सूरत में, इसको यहाँ इनकी जगह पुट कर दें तो हमारा फार्मूला थोड़ा शार्ट होके आ जाएगा। आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी। तो इस तरह से ये करंट का फार्मूला हमारे पास आ गया, जिसमें ओमेगा टी तो है ही है लेकिन उसमें ऐड हुआ है प्लस 90। और इधर हम वोल्टेज को देखें तो ये सिर्फ V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, यानी ये सिर्फ ओमेगा टी है, थीटा पर डिपेंड कर रही है। और ये ओमेगा टी प्लस 90 है, यानी इससे ये पता चला कि वोल्टेज और करंट इन फेज़ नहीं हैं, इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं हमारे पास। तो हम इसको ये कहते हैं कि हमारी जो करंट है ये लीड कर रही है वोल्टेज को 90 डिग्री से। इस 90 डिग्री से यानी उसमें ओमेगा टी के साथ प्लस 90 हो गया है, इसलिए ये 90 डिग्री, या इसको रेडियन के केस में पाई/2 रेडियन लिख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर याद रखने की कि करंट यहाँ पे लीड करती है वोल्टेज को बाई 90 डिग्री। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ज़ीरो होती है उस वक्त करंट मैक्सिमम होती है एंड वाइस वर्सा। मतलब ये कि शुरू में जब कैपेसिटर अभी चार्ज होना शुरू हुआ है तो वोल्टेज तो उस पर ज़ीरो होगी, बिल्ड हो रही होगी, लेकिन उस वक्त सर्किट की करंट मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाती है करंट कम होती जाती है। इसका मतलब है ये वाइस वर्सा लिखने का ये मतलब था कि वोल्टेज जब मैक्सिमम हो जाती है तो करंट उस वक्त ज़ीरो हो जाती है। तो इस चीज़ को लीड और लैग के कैरेक्टर को हम यहाँ ज़्यादा बेटर वे से समझते हैं इस टेबल में, कि हमारे पास ओमेगा टी की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। तो चार्ज और वोल्टेज तो जिस तरह शुरू में हमने देखा ये इन फेज़ हैं, यानी 0 पर दोनों ज़ीरो हैं, 90 डिग्री पर दोनों मैक्सिमम हैं, और इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ पर भी इनकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं। यहाँ असल टास्क है हमारा V और I का आपस में रिलेशनशिप देखना। तो हमने देखा 0 डिग्री पर वोल्टेज तो ज़ीरो है लेकिन I मैक्सिमम है, क्योंकि ओमेगा टी की जगह 0 पुट होगा तो 90 तो बच जाएगा ना, तो साइन 91 होगा तो वो I विल बी इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, यानी I मैक्सिमम होगा। तो ये याद रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें कि आई नॉट भी मैक्सिमम करंट की वैल्यू है और आई एम भी मैक्सिमम करंट की को ही डिनोट करते हैं इसे। 90 डिग्री पर देखें तो यहाँ साइन 90 होगा 1 हो जाएगा, यानी वोल्टेज 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगी, लेकिन करंट उसमें 90 प्लस 90 180 हो जाएगी, तो साइन 180 ज़ीरो हो जाएगा, तो करंट उस वक्त ज़ीरो हो जाएगी। और 180 डिग्री पर वोल्टेज ज़ीरो है, करंट अब दोबारा मैक्सिमम हो गया लेकिन दूसरे एंड पर, यानी साइकिल का दूसरा हिस्सा होगा, नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। 270 डिग्री पर वोल्टेज नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम होगी लेकिन करंट अब दोबारा ज़ीरो पर चली गई है। और 360 डिग्री पर वोल्टेज ज़ीरो होगी और करंट फिर मैक्सिमम होगी। तो इस तरह अगर सिर्फ इस पॉइंट को हम हवाला बनाएं तो हमने देखा कि 0 डिग्री पर जब अभी साइकिल स्टार्ट हुआ है तो वोल्टेज ज़ीरो है लेकिन करंट मैक्सिमम है, और फिर वोल्टेज मैक्सिमम हुई तो वो फॉल करके ज़ीरो पर आ चुकी हुई है। तो इस तरह से फिर करंट लीड करती है वोल्टेज को बाई 90 डिग्री। इसी चीज़ को हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लैक कलर में आपको चार्ज दिखाया गया है, ब्लू में वोल्टेज है, और इस पर्पल कलर में आपको करंट दिखाया गया है। तो चार्ज और वोल्टेज तो आपस में इन फेज़ हैं,
जैसे कि लग रहा है इनके राइज और फॉल बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ हमें मेनली डिस्कस करना है करंट और वोल्टेज को, और इनमें ये चेक करना है कि लीडिंग और लैगिंग कौन सी है। तो हमने देखा कि साइकिल स्टार्ट होता है तो वोल्टेज यहाँ ज़ीरो से बिल्ड होना शुरू होती है, लेकिन करंट उस वक्त मैक्सिमम है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हम देखें तो वोल्टेज या करंट में से जो भी जिसका लेवल ऊपर होगा, इसका मतलब है वो लीड कर रही होगी, और जिसका लेवल कम होगा, नीचे होगा, वो लैग कर रही होगी। तो यहाँ करंट लीड कर रही है वोल्टेज को बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और इसी चीज़ को बाकी इन सारे पॉइंट्स पर अगर आप देखें तो करंट आगे ही है उससे 90 डिग्री लीड कर रही है। तो इसको फेज़र डायग्राम में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोल्टेज अगर V है तो करंट 90 डिग्री उससे लीड कर रही है ऊपर की तरफ। तो अब ये हमें देखना है कि इसकी रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि कैपेसिटेंस अपोज करती है चेंज इन वोल्टेज को एंड सर्व्स टू डिले द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। यानी ये वोल्टेज को अपोज करती है कैपेसिटेंस, और इसका फंक्शन होता है कि वोल्टेज में जो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है उसको डिले किया जाए। तो इसकी वजह से वोल्टेज फिर लैग करती है करंट से, और जिस तरह हमने देखा 90 डिग्री लैग करती है। और इसको जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि इसकी वेव फॉर्म और फेज़र डायग्राम यहाँ हमने देख ली। इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैपेसिटर अपनी जो कैपेसिटेंस की वजह से जो उसको अपोजिशन दे रहा है वो क्या होती है। तो द measure of opposition offered by the capacitor to the flow of AC is called capacitive reactance। इसको capacitive reactance बोलते हैं। और जिस तरह हमने शुरू में फार्मूला में देखा कि मैक्सिमम करंट इज़ इक्वल टू ओमेगा सी इंटू वी एम। तो वी एम को इधर ही रहने दे, आई एम को उसके नीचे ले जाएं तो वी एम बाई आई एम आ जाएगा, और इस तरह से ओमेगा सी दूसरी साइड पर जाएगा तो 1 बाई ओमेगा सी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी एम बाई आई दिस विल बी इक्वल टू, ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस के इक्वल आता है, और यहाँ कैपेसिटर में उसे हमने नाम दिया कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, तो ये एक्स सी आ जाएगा। ये इसकी सिंबल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। तो एक्स सी विल बी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा की जगह वैल्यू लिखें तो 2 पाई एफ आ जाएगी, तो 1 बाई 2 पाई एफ सी आ जाएगा। इसमें किसी खास कैपेसिटर के लिए सी और ये चीज़ें तो कांस्टेंट्स हैं, एफ पर डिपेंडेंट है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी एक्स सी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी। डीसी के लिए इसे अगर चेक करें, और ये चीज़ भी हमें इसका अपोजिट बिहेवियर इन्वर्स रिलेशन भी समझ आएगा कि डीसी के लिए डायरेक्ट करंट के लिए चूँकि फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही होती, तो जब एफ़ यहाँ पर ज़ीरो होगा तो 1 बाई ज़ीरो अनडिफाइंड हो जाता है। इसको मैथ्स में इन्फिनिटी भी लिखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर फिर एक्स सी विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कैपेसिटर डीसी को मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है, और हम कहते हैं कि ये ब्लॉक कर देता है एसी को, डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। तो यूनिट इसका ओहम होगा, और यहाँ से ओहम लिया जा सकता है कि एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी होगा, और ओमेगा की यूनिट चूँकि सेकंड इन्वर्स है ये ऊपर चला जाएगा, और फैरेड की जगह लिखें, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है, और फैरेड की जगह इसका फर्दर सब डिवाइड करें, सब यूनिट लिखें तो कूलम बाई वोल्ट हो जाएगा। और इसमें भी वोल्ट ऊपर जा रहा है, और कूलम की जगह अगर हम करंट के फार्मूला से एम्पियर सेकंड लिख लें तो यहाँ से सेकंड कट जाएगा, तो एक्स सी विल गिव अस वोल्ट बाई एम्पियर आ जाएगा, और वोल्ट बाई एम्पियर ओहम होता है, तो यूनिट ऑफ एक्स सी इज़ ओहम। अब हमने देखना है कि पावर लॉस एक कैपेसिटिव सर्किट में किस तरह से होगा। तो एवरेज पावर लॉस जो होगा कि एक कैपेसिटिव सर्किट में, वो इस फार्मूला से गिवन होगा V इंटू आई से, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और इनके वैल्यूज़ लिखें, यहाँ से V और I को बाहर ले लें, और अंदर साइन और कास की एवरेज वैल्यूज़ हैं और आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। तो याद रखिएगा कि साइन की एवरेज वैल्यू कॉस की एवरेज वैल्यू प्रोडक्ट हों तो ये ज़ीरो रिज़ल्ट देती हैं। तो पावर एक कैपेसिटिव सर्किट में मैथमेटिकली हमने साबित किया कि ये
पावर लॉस ज़ीरो होता है। तो इस डायग्राम में आपको एक साइकिल के दौरान ये दिखाया गया है कि पावर कैसे बिहेव करती है। तो याद रखिएगा कि शुरू में फर्स्ट क्वार्टर अगर देखें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द साइकिल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसमें आपकी वोल्टेज ये भी आपको रेफरेंस लाइन से ऊपर नज़र आ रही है, करंट भी ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। ये ग्रीन कलर में आपकी वोल्टेज है और ये ऑरेंज कलर में करंट दिखाई गई है। तो दोनों करंट एंड वोल्टेज पॉजिटिव हैं, करंट एंड वोल्टेज दोनों पॉजिटिव हैं, पावर पॉजिटिव होगी। और पावर पॉजिटिव का मतलब ये है कि सोर्स पावर दे रहा है कैपेसिटर को, यानी कैपेसिटर सोर्स से पावर ले रहा है। इस दूसरे हाफ ऑफ द साइकिल में देखें, बल्कि दूसरे क्वार्टर में देखें तो वोल्टेज तो अभी ऊपर ही है रेफरेंस लाइन से, ये पॉजिटिव है, लेकिन करंट नीचे चली गई है तो ये नेगेटिव होगी। तो जब V एंड I प्रोडक्ट लेंगे पावर के लिए, तो पावर के लिए प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये नेगेटिव आएगी, यानी पावर नेगेटिव होगी। और नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि कैपेसिटर वापस सर्किट को पावर दे रहा है। इसी तरह से अगला क्वार्टर देखें तो अगले क्वार्टर में वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव साइड पर हैं, दोनों नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस रिज़ल्ट पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है, इसलिए पावर यहाँ पर फिर पॉजिटिव हो गई है। ये पावर के कर्व से आपको दिखाया गया है। और इसका मतलब है कि अगेंस कैपेसिटर सोर्स से पावर ले रहा है, यानी सोर्स उसको पावर दे रहा है। और मतलब इसका ये होता है कि दोनों केसेस, इन दोनों केसेस में इस कैपेसिटर ने पावर कंज्यूम की है। और इस फोर्थ क्वार्टर में देखें तो अब करंट पॉजिटिव होगी या वोल्टेज अभी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो पावर नेगेटिव होगी। तो इस केस में अगेन कैपेसिटर जो पावर उसने ली है वो वापस कर रहा है। तो एक साइकिल के दौरान इस तरह से एवरेज पावर जो होगी वो ज़ीरो होगी कंज्यूम्ड बाय द कैपेसिटर या एब्जॉर्ब्ड बाय द कैपेसिटर, क्योंकि साइकिल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 क्वार्टर्स में कैपेसिटर सोर्स से पावर लेता है, यानी कैपेसिटर चार्ज अप हो रहा होता है, और 2 क्वार्टर्स में वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो वो सर्किट को पावर वापस कर रहा होता है। तो इस तरह से एक साइकिल के दौरान जितनी पावर उसने सर्किट से ली है, सोर्स से ली है, उतनी ही पावर उसने सोर्स को वापस कर दी है, सर्किट को वापस कर दी है। तो इस तरह से एवरेज पावर अगर निकालें एक साइकिल के दौरान, तो एवरेज पावर लॉस कैपेसिटिव सर्किट में ज़ीरो होता है। और यही इसकी खूबी है कि इसको AC सर्किट्स में ज़्यादा इस्तेमाल करने का मकसद भी यही होता है कि इसमें पावर लॉस नहीं होती। थैंक यू।